Good morning, all of you. In last lecture, we discussed the topic self promotion. In this, we seen that how the salesmanship or salesman, advertisement, and market research are promote the sale of the product, and how these techniques are effective for the self promotion. And now in this lecture, we start the chapter number 7, recruitment, training, evaluation and compensation to a pharmacist. Okay? मीन्स अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है या फिर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उसमें हम स्टाफ सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, लाइक रिक्रूटमेंट्स कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे देंगे वर्कर्स को, देन उनका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे, देन जो भी फार्मासिस्ट है उनको हम कंपेंसेशन क्या देंगे या फिर क्यों देंगे, ठीक है। तो इस इन टर्म्स को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म इज रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना होगा। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? फर्स्ट, जैसे ही हम डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट होते हैं, तो डिग्री या फिर डिप्लोमा होने के बाद हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर हमें कहीं तो भी जॉब चाहिए होती है, ठीक है। तो उस जॉब में जैसे हम डिप्लोमा या फिर डिग्री होने के बाद में फार्मेसी काउंसिल को रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड होने के बाद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैज चॉइस टू सर्विसिंग द फार्मासिस्ट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो हम कहाँ पे जॉब कर सकते हैं? तो जैसे हम रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसके बाद में हम कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं या फिर ईएसआई डिस्पेंसरी जो होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, उसमें हमारा रिक्रूटमेंट हो सकता है। मीन्स वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं। या फिर कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी होते हैं, या फिर सेल्समैन जो होते हैं उसका काम हम कर सकते हैं, या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम हम कर सकते हैं इन फार्मास्यूटिकल फर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट कैसे होती है? तो रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट इज द process of exploring the source of supply of the required personnel and stimulating the prospective employee to apply for a job in the organization. Its purpose is to create a pool of candidates from which the most suitable persons may be selected for the job, ठीक है। रिक्रूटमेंट ये क्या है? तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो कुछ कैंडिडेट्स जो है, ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ पर्सनल्स या फिर कुछ कैंडिडेट्स अवेलेबल करके देना, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय जो है उनको जॉब अवेलेबल करके देना, ये रिक्रूटर्स का काम होता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज, अभी बहुत से रिक्रूटमेंट सर्विसेज है। जैसे अगर हम कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट सर्विसेज हमें कॉल करके पूछते हैं कि आपको जॉब चाहिए होगा तो हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, देन आपको जॉब्स के लिए या फिर इंटरव्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज होती है, तो ये क्या काम करती है? तो वो एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज प्रोसेस, वो क्या करती है? तो वो सप्लाई करती है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन को, और एम्प्लॉयज़ को जॉब सर्च करने में हेल्प करती है या फिर उनको जॉब सप्लाई करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। पूल ऑफ कैंडिडेट्स वो क्रिएट करती है। देन द रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इज डन बाय स्टेट और जनरल गवर्नमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इज डन बाय स्टेट या फिर जनरल गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट जो होता है फार्मासिस्ट का, वो कहाँ से होता है या फिर कौन करता है? तो स्टेट या फिर जनरल गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो रिक्रूटमेंट का काम करती है, वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? सच एज अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। For the job of salesman, recruiters is done either by owner of the drugstore,
बाय पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल हाउस एंड सेल्स मैनेजर ऑफ द फर्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो खुद से इंटरव्यूज कंडक्ट करती है और खुद ही रिक्रूटर्स का काम करती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है उनके जो भी रिक्रूटर्स होते हैं वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय सप्लाई करते हैं। ठीक है, देन देयर आर टू सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है उसके टू सोर्सेस है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं? द रिक्रूटमेंट इज डन अमंग द पर्सनल ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल सोर्सेस क्या है? तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले से एम्प्लॉय है और वो पेरोल बेसिस पर है, मीन्स परमानेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पेरोल बेसिस पर एम्प्लॉय पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, लेकिन व्हेनेवर एनी वैकेंसी ऑक्योर समबडी फ्रॉम within the organization is upgraded, transferred and promoted. The method is less costly and it is promoted loyalty among the employee because it gives them sense of job security and opportunities for advancement. ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, पेरोल बेसिस पर वर्क कर रहे हैं, फिर भी उनको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनका प्रमोशन होता है तो उसके लिए जो भी रिक्रूटर्स होंगे वो उनको प्रमोशन करवाएंगे या फिर रिक्रूटर्स जो होंगे वो उनको जो बताएंगे, उनको जो भी जॉब ऑफर करेंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे, वो कैसी होंगी? तो वो एडवांसमेंट होंगी। ठीक है, मीन्स एडवांस जॉब उनको मिलेगी। जो जॉब उनके पहले से है उससे एडवांस जॉब या फिर सिक्योर जॉब अगर उनको मिलती है तो उसको बोलोगे आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, उनको पहले से जॉब अवेलेबल है, वो पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, पेरोल बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर वर्क कर रहे हैं, फिर भी अगर उनको कोई अदर चांस मिलता है, उससे बेटर कुछ मिलता है, तो वो वहाँ से अगर उस बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो उसको बोलोगे आप इंटरनल सोर्स। ठीक है, या फिर अगर उनका प्रमोशन होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप वो उस प्रोसेस को बोलोगे इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सोर्स। This source lie outside the organization. They usually included young, mostly inexperienced potential employee, trained, unemployed and retired experienced persons. ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? तो एक्सटर्नल सोर्सेस में कौन से रिक्रूटर्स आते हैं या फिर कौन से लोगों की रिक्रूटमेंट हो सकती है? तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स, मीन्स जिनको जॉब अभी मिली नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में आते हैं। तो अनएक्सपीरियंस पर्सन हम उनको बोल सकते हैं, या फिर ऐसे एम्प्लॉय जो ट्रेन नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने बहुत सालों तक वर्क किया हुआ है लेकिन अभी वो रिटायर्ड है। ठीक है, अभी उनके पास कोई भी जॉब नहीं है लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो भी वर्कर्स होंगे या फिर ऐसे जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको बोलोगे आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ऐसे कुछ सर्विसेज होती है जो फ्रेशर्स को जॉब प्रोवाइड करती है या फिर जो रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं उनको जॉब प्रोवाइड करती है, तो उसको बोलोगे आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस हमने देखा, इंटरनल सोर्सेस में हमने क्या देखा? तो जो भी पर्सन्स है उनके पास पहले से जॉब अवेलेबल है, अभी उनको कुछ प्रमोशन मिला है या फिर कोई अदर जॉब मिली है जो उस जॉब से बेटर है, तो उसको बोलोगे आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की जो भी फ्रेशर्स होते हैं या फिर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस पर्सन्स जो होते हैं, अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो होते हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन्स जो होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो जॉब प्रोवाइड की जाएगी उसको बोलोगे आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के मेथड्स कौन से हैं? तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड अ टीम इज सेंट टू द कॉलेजेस। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है तो कैंपस सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टली जो भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो अपनी एक टीम कॉलेजेस में भेजती है और कॉलेजेस में से वो कैंपस सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री जो कॉलेज होगा तो उसमें वो टीम आती है और कॉलेजेस में जो भी सेल होता है, प्लेसमेंट सेल होता है, उनसे वो कांटेक्ट करती है, फिर वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो इस मेथड को आप बोलोगे डायरेक्ट प्लेसमेंट मेथड या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड में, तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी टीम जो होती है वो यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में भेजते हैं और वहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट मेथड हम इसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर जो भी प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो पोस्ट डालते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसीज है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वैकेंसीज है। तो उस जो पोस्ट होती है या फिर जो भी एडवर्टाइज होती है, जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो उसको सीन करते हैं और फिर बाद में वो फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म उनको फिलअप करना होता है या फिर जो भी एप्लीकेशन फिलअप करना होता है वो डेट के पहले फिलअप करना होता है। जैसे वहाँ पे दिया हुआ होता है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी है तो वहाँ पे दिया हुआ होता है कि 15 डेज फ्रॉम दी एडवर्टाइजमेंट डेट। जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर आज आई है तो आज से 15 दिन तक वो हम एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं या फिर 10 दिन तक वो सेंड कर सकते हैं। जो डेट दी होगी उससे पहले हमें हमारा एप्लीकेशन सेंड करना है। और जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में हमें क्या लिखना है, तो हमारा फुल नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, पर्सनल डाटा, हाइट, वेट, place of birth, nationality, religion, habits, characters, etc. and past experience and salary slip। ठीक है, तो ये सब बातें हमें हमारा जो भी रिज्यूमे होता है या फिर करिकुलम विटे जो होता है, सीवी जो होता है, उस फॉर्म में हमें एप्लीकेशन सेंड करना होता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये हुई इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो पर्सन्स है या फिर जो कमेटी है वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करने नहीं आती। वो क्या करती है, पहले तो एडवर्टाइजमेंट निकालती है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, या फिर कई तो भी पैम्पलेट वगैरह आते हैं उसमें, या फिर मेल आते हैं पर्सन्स को, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है कि यहाँ पे वैकेंसी है और फिर उस वैकेंसी को देखकर हम वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सेंड करते हैं। इस मेथड को आप बोलोगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या करते थे, तो डायरेक्टली कमिटी कॉलेजेस में आती है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आती है और वहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट करती है। सेकंड मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसको सीन करके हम फिर वहाँ पे एप्लीकेशन सेंड करते हैं। देन थर्ड आता है थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड मेथड इज थर्ड पार्टी मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, तो दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ कमर्शियल और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, state agencies, placement offices of the institutions, recruiting firms and management consulting firms। ओके, थर्ड पार्टी मेथड में क्या आता है, तो जैसे अभी बहुत सारे रिक्रूटर सर्विसेज आ चुकी है, तो वैसे जो रिक्रूटर सर्विसेज होती है वहाँ पे हम रजिस्टर्ड करते हैं और जब भी कोई वैकेंसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो वो हमें उस वैकेंसी को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके टच में नहीं रहते। जो भी एजेंसी होती है वो हमें इंटरव्यूज के लिए या फिर जो भी वैकेंसीज है उनके लिए कॉल वो प्रोवाइड करती है, तो उसको बोलते हो आप थर्ड पार्टी मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है कैंपस मेथड या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड, इसमें हम डायरेक्टली इंटरव्यूज देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको। सेकंड मेथड जो है उसमें हम एप्लीकेशन सेंड करते हैं इनडायरेक्टली मेल फॉर्म में या फिर पोस्ट फॉर्म में टू दी ऑर्गेनाइजेशन, फिर बाद में हमें वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। देन थर्ड जो होता है थर्ड पार्टी मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, तो
एप्लीकेशन है या फिर हम रजिस्टर्ड होते हैं, हमारा एप्लीकेशन सेंड करते हैं कोई रिक्रूटर सर्विस को, लाइक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या फिर स्टेट एजेंसीज होती है, तो इनमें हम कोई भी रिक्रूटिंग सर्विस एजेंसीज जो होती है उसमें हम हमारा एप्लीकेशन सेंड करते हैं। फिर अगर उनके पास कोई वैकेंसी होती है या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है तो वो हमें उस वैकेंसी को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये हुए मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि हम कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी मेथड से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन। हमने एप्लीकेशन तो सेंड कर दिया या फिर इंटरव्यू तो हमने दे दिया या फिर थर्ड पार्टी मेथड में हमने रजिस्टर्ड कर दिया, हमारा जो भी सीवी है वो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो सिलेक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे 7 मेथड्स दिए हुए हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। आपने अगर एप्लीकेशन सेंड किया है तो उसका आपका सिलेक्शन वो किस बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है स्क्रूटिनी मेथड या फिर आप बोल सकते हो स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटिनी मेथड या फिर स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी जॉब एप्लीकेशन आया है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट मेथड होती है स्क्रूटिनी मेथड। ठीक है, तो स्क्रूटिनी मेथड में क्या करते हैं, तो जो भी एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पास आए हुए हैं उसको एक टीम केयरफुली, ड्यू डेट जब होती है तो ड्यू डेट के बाद केयरफुली जो भी एप्लीकेशंस आए हैं उनको रीड करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या फिर जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो अगर फुलफिल नहीं की गई है तो उस एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करते हैं। और जो भी अच्छे एप्लीकेशन है जिसमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन फिलअप की है या फिर अच्छे से एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उस एप्लीकेशन को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुई स्क्रूटिनी मेथड, मीन्स इसमें क्या किया, जो भी एप्लीकेशंस आए हैं उनको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, देन सेकेंड आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वो कॉल करते हैं या फिर कांटेक्ट करते हैं और उनको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में वो क्या करते हैं, तो इट कंसिडर्ड ऑन द सुटेबल बेसिस फॉर देयर एप्लीकेशंस आर कॉल्ड फॉर द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इज जनरली a brief interview and its purpose to eliminate those candidates who are either the unqualified and unsuitable for the job. फर्स्ट मेथड में सिर्फ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए, सेकेंड मेथड जो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इसमें वो हम बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग इंटरव्यू होता है या फिर ब्रीफ इंटरव्यू होता है जिसमें हमारे पर्सनल बातें भी वो पूछ सकते हैं या फिर जो भी टेक्निकल नॉलेज होता है उसके बारे में ब्रीफली वो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू होता है ये मोस्टली किसके लिए लिया जाता है, तो जो पर्सन्स या फिर जो कैंडिडेट्स है वो अगर अनसुटेबल है या फिर अनक्वालिफाइड है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता या फिर जो भी पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता, वो एप्टीट्यूड क्रैक नहीं कर पाते, मीन्स वो वहाँ से इलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट राउंड आता है या फिर नेक्स्ट मेथड आता है सिलेक्शन टेस्ट। इट मे बी रिटन और ओरल टेस्ट, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर रिटन टेस्ट ले सकते हैं लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो जो भी टेक्निकल नॉलेज होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी जो होती है उसके हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जो भी पर्सन्स होते हैं उनको जज किया जाता है। ठीक है, इससे जो भी पर्सन्स है उसकी साइकोलॉजी एज वेल एज जो भी नॉलेज है उसके बारे में पता चलता है। देन ये जो सिलेक्शन टेस्ट होती है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक सिलेक्शन टेस्ट में कुछ प्रोसेस होती है। फर्स्ट ये होता है उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट में 4 मेथड से टेस्ट ली जाती है। पहली आती है इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें IQ लेवल या फिर मेंटल अलर्टनेस चेक की जाती है। ठीक है, IQ लेवल कितना है पर्सन का या फिर मेंटल अलर्टनेस कैसी है, क्वेश्चन को वो कैसे आंसर करता है, किस
व्यू से देखता है, इसके बारे में पूछा जाता है या फिर देखा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में नेक्स्ट टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस टेस्ट इज हेल्प to measure a candidate's capacity to learn a particular skill and his potential abilities, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज हेल्प टू मेजर द कैंडिडेट कैपेसिटी टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। तो कितना टेक्निकल नॉलेज उसके पास है या फिर उसके पास कितनी एडेप्टेबल स्किल है, कितनी कैपेसिटी है उसकी कि पर्टिकुलर टॉपिक को वो लर्न कर सके, ये स्किल देखा जाता है। देन बाद में आते हैं ट्रेड टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट इज ट्रेड टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर द एप्लीकेंट लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। कितना नॉलेज है, एप्लीकेंट का लेवल ऑफ नॉलेज चेक किया जाता है, स्किल कितना है, स्किल जो भी होगा उसके पास, या फिर उसने क्या अचीवमेंट्स किए हुए हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर जो भी ऑक्यूपेशन वो कर रहा है या फिर जो भी एक्सपीरियंस उसको है, वो उसके पास जो जितना एक्सपीरियंस है उतना नॉलेज है या नहीं है, इसका जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में नॉलेज देखा जाता है, स्किल्स देखा जाता है, जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उतना नॉलेज पर्सन के पास है या नहीं है, एबिलिटी कितनी है या फिर परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में ट्रेड टेस्ट किससे पता चलता है। देन नेक्स्ट आती है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो दिस टेस्ट आर एम्प्लॉयड टू फाइंड आउट द इमोशनल बैलेंस ऑफ द पर्सन, मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। वो पर्सन कौन सी चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कैसी है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका बैलेंस कैसा है, ठीक है, इमोशनल बैलेंस कैसा है या फिर मैच्योरिटी कैसी है, ठीक है, इसके बारे में पता लगाते हैं या फिर इसके बारे में पूछा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के, अगर हमें कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, स्टाफ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम पहले क्या देखेंगे, तो पहले तो हम एप्लीकेशन जो है उनको रूटीनाइज करेंगे, देन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, देन बाद में हम रखेंगे सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन इंटरव्यू, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन इंटरव्यू. सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या किया जाता है, तो फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. जो भी एम्प्लॉय जिसको हमने इतने टेस्ट लेके सिलेक्ट किया हुआ है उसको हम फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है. फिर उसमें हम क्या देखेंगे, पर्पस क्या है सिलेक्शन इंटरव्यू का, तो टू फाइंड आउट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. जो भी जॉब है उसके लिए वो कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है वो हम चेक करेंगे. देन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसने फिलअप की हुई थी या फिर जो भी एप्लीकेशन उसने दिया हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन जो वो बता रहा है उसके हिसाब से सही है या नहीं है उसको हम क्रॉस चेक करेंगे. देन जो भी कैंडिडेट है वो एक्यूरेट है या नहीं हमारे जॉब के लिए या फिर एंटरप्राइज के लिए उसको हम चेक करेंगे, ठीक है. तो ये 3 बातें, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इंटेलिजेंस लेवल्स एंड जो इंफॉर्मेशन उसने फिलअप की है वो एक्यूरेट है या नहीं है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट है वो फिजिकली जॉब के लिए फिट है या नहीं उसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है. फिजिकल टेस्ट करेंगे उसकी या फिर मेडिकल टेस्ट हम बोल सकते हैं. जो भी कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट है या नहीं वो हम चेक करेंगे. अगर वो कोई डिसीज से सफ़र कर रहा है या फिर कोई डिसऑर्डर है उसको, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है. अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं. ये हुई फिजिकल एग्जामिनेशन. नाउ 6th पॉइंट इज रेफरेंस चेक.
ठीक है। तो रेफरेंस चेक में हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी कैंडिडेट जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन दिया, सिलेक्शन इंटरव्यू किया, सिलेक्शन टेस्ट किया, उसके बाद में जो कैंडिडेट है उसको हम रेफरेंस चेक के लिए बोल सकते हैं। लाइक ऐसे कोई दो पर्सन्स जो उसको पहचानते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो ऐसे रेफरेंस हम उससे ले सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये करने की क्या जरूरत है, तो जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और वो कितने इफिशिएंटली वर्क कर सकता है, ये अगर हमें पता नहीं है, उसका बैकग्राउंड उसका कैरेक्टर हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे दो पर्सन्स लेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्क कर रहे हैं वो पर्सन्स उस कैंडिडेट को पहचानते हैं। ठीक है, तो उसको बोलोगे आप रेफरेंस चेक। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट आता है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। लास्ट पॉइंट इज फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अगर हमने जो टेस्ट लिए थे उस सब टेस्ट को वो क्वालिफाइड करता है तो हम उसका फाइनल सिलेक्शन करेंगे और उसको हमारी जो भी कंपनी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जिससे या फिर उसको अपॉइंट करेंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जॉब के लिए। ठीक है, तो उसको बोलोगे आप फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जब हम उसको ऑफर लेटर देते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो वो स्पेसिफिक जॉब के लिए अपॉइंटेड पर्सन हो जाता है। ठीक है, दिस नोन एज अ प्लेसमेंट। नाउ क्या देखा हमने इसमें चैप्टर में, तो पहले तो हमने देखा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉय होता है उसको जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको एम्प्लॉय प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ए रिक्रूटमेंट इज एन प्रोसेस टू सप्लाई द जॉब टू द एम्प्लॉय and to supply the employee to the organization। ठीक है, तो इसमें टू टाइप्स आते हैं, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस क्या है, तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेस है, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले से कोई वर्कर वर्क कर रहा है, कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उसको अगर प्रमोशन होता है या फिर उसको कोई अच्छी जॉब ऑफर होती है, तो ये क्या हुआ, वो पहले से वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन ने ही उसको कोई अच्छी जॉब और ऑफर की या फिर उसका प्रमोशन किया, तो उसको बोलोगे आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर कोई फ्रेशर है जिसको अभी तक जॉब नहीं लगी है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, अनएक्सपीरियंस या फिर अनट्रेनिंग पर्सन है, तो उसको अगर जॉब मिलती है तो उसको बोलोगे आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स। ओके, देन नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के तीन मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड जिसको आप कैंपस सिलेक्शन बोलते हो। ठीक है, कोई तो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, जैसे आप कोई भी कंपनी ले लो, सन फार्मा है, सिप्ला है या फिर डॉक्टर रेड्डीज है या फिर झाइडस है, कोई भी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी के दो चार पर्सन्स जो होते हैं उनकी जो टीम होती है वो हमारे कॉलेज में आती है या फिर हमारी यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ पर वो कैंपस सिलेक्शन करती है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के बेसिस पर ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है, तो उसको बोलोगे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। ठीक है, डायरेक्टली वो सिलेक्शन करके हमको जॉब देते हैं। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते, तो वो कुछ उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं लाइक वैकेंसी है उनके इसमें, तो वो पेपर में ऐड देंगे या फिर मैगजीन में ऐड देंगे या फिर कुछ पब्लिकेशंस होते हैं उसमें ऐड देंगे, वो हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद में हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर उनको वो सुटेबल लगता है हमारा प्रोफाइल तो वो हमें कॉल करेंगे, तो इसको बोलोगे इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी मेथड। इसमें कोई तो भी रिक्रूटमेंट सर्विस है या फिर कोई भी प्लेसमेंट सर्विस है उसको हम रजिस्टर करेंगे, उनको हम अप्लाई करेंगे, उनको पे करेंगे और फिर वो जो भी जॉब उनके पास अवेलेबल होगा वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे naukri.com है, लिंक्डइन है, तो ऐसे जो भी वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे जो भी रिक्रूटर सर्विसेज हैं वो हमें जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको जॉब के लिए लेटर
भेजा है या फिर जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजा है, तो वो हमारे एप्लीकेशंस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं हमारा। तो सिलेक्शन में 7 टाइप्स आते हैं या फिर 7 स्टेप्स आती है। पहले तो वो जो भी एप्लीकेशन उनके पास आए हैं उन सबको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, जो भी अच्छे एप्लीकेशन है जो उनके जॉब के लिए फेवरेबल है उनको वो रखेंगे, बाकी एप्लीकेशंस को वो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। देन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कलेक्ट करेंगे। अगर उनको सिर्फ 10 लोग चाहिए और एप्लीकेशन 50 आए हैं तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट या फिर कोई ऐसा इंटरव्यू रखेंगे, ब्रीफ इंटरव्यू, जिसमें वो सारे एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। फिर बाद में वो सिलेक्शन टेस्ट करेंगे। सपोज 50 स्टूडेंट में से अभी 20 स्टूडेंट पास आउट हुए हैं और 30 रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फिर सिलेक्शन टेस्ट में उस 20 में से भी 15 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट आती है, लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बेसिस पर और कुछ स्टूडेंट को वो इलिमिनेट करेंगे। देन आता है सिलेक्शन इंटरव्यू, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका वो इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में सपोज 12 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, ठीक है, बाकी के सब इलिमिनेट हो गए। देन वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिसीज है, डिसऑर्डर है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो उनको वो कैरी आउट करेंगे, ठीक है। देन रेफरेंस चेक कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वो रेफरेंस पूछ सकते हैं कि कोई आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में पहचान का है क्या। अगर पहचान का है तो उनसे वो लिखवा के ले सकते हैं कि इस कैंडिडेट को हम पहचानते हैं। देन बाद में आता है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक है। फिर से उनका इंटरव्यू होगा और उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा, ओके। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।